Very good morning to all of you. प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने ये सब देख लिया था। हम लोगों ने टी टेस्ट के बारे में पढ़ा था बेसिकली कि टी टेस्ट क्या होते हैं, उनके एजम्पशंस क्या क्या हैं, टाइप्स ऑफ टी टेस्ट किस कौन कौन से हैं, और बेसिकली अभी तक हम लोगों ने इंडिपेंडेंट सैम्पल टी टेस्ट और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना सीख लिया है। तो अभी मैं ये कहना चाहूँगी आप लोग से कि अभी तक किसी को कोई क्वेरी है जितना पार्ट पढ़ाया गया है, क्योंकि ये सब कंटिन्यूएशन में है, ठीक है। और ये टी टेस्ट जो आप लोग अभी इस समय पढ़ रहे हो, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके रिसर्च वर्क के लिए भी। तो अगर अभी तक का जो पढ़ाया गया उसमें किसी को कोई भी क्वेरी है तो वो भी पूछ सकता है, ताकि फिर हम लोग फर्दर आगे बढ़ सकें। कोई क्वेरी नहीं है किसी को? मैम एक बार इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट सैंपल बता दीजिए थोड़ा। अच्छा, वीरेंद्र, इंडिपेंडेंट सैंपल क्या होता है? देखो, जैसे कि हमने बात की कि टी टेस्ट बेसिकली किस लिए होता है। टी टेस्ट ये इस बात को टेस्ट करता है, इस चीज को टेस्ट करने के लिए यूज किया जाता है कि जो दो ग्रुप्स हैं, ठीक है, जो दो ग्रुप्स हैं उनका जो मीन है उसमें जो डिफरेंस हम देखना चाह रहे हैं, यानी जो डिफरेंस आ रहा है वो क्या वाकई में एग्जिस्ट करता है, यानी वो सिग्निफिकेंट है या वो सिग्निफिकेंट नहीं है। सिग्निफिकेंट नहीं है का मतलब कि उनमें जो डिफरेंस आ रहा है वो ड्यू टू चांस एरर आ रहा है या फिर सैम्पलिंग में कोई प्रॉब्लम है इसकी वजह से आ रहा है, ठीक है। अब टी टेस्ट है यानी उसमें हमें हमेशा दो ग्रुप्स लेने ही पड़ेंगे, दो ग्रुप्स लेने पड़ेंगे यानी दो सैंपल लेने पड़ेंगे। तो इंडिपेंडेंट सैंपल का मतलब सिंपली ये है कि जो दो सैंपल हमने सेलेक्ट किए हैं, जैसे हमने बताया कि हम क्या करना चाहते हैं, किसी पर्टिकुलर वेरिएबल के लिए बॉयज और गर्ल्स में कंपैरिजन करना चाहते हैं, ठीक है, कि बॉयज और गर्ल्स के का जो एक पर्टिकुलर वेरिएबल पे जो स्कोर है क्या वो डिफर करते हैं सिग्निफिकेंटली या नहीं करते हैं। तो हम क्या करेंगे, बॉयज का सैंपल लेंगे, गर्ल्स का सैंपल लेंगे, ठीक है। बॉयज के जो सैंपल हमने लिया, ऐसे मान लो हमें क्या करना है, 20 लड़के लेने, क्लास में से रैंडमली 20 लड़के लेने हैं। एक क्लास है जिसमें कि 100 बच्चे हैं, ठीक है, और उसमें 50 लड़के और 50 लड़कियां हैं मान लीजिए। हमें क्या करना है, स्टडी करनी है बॉयज की और गर्ल्स की, ठीक। तो हम क्या करेंगे, बॉयज जैसे मान लो 50 बॉयज एक तरफ बैठा दिए और 50 गर्ल्स एक तरफ बैठा दी। फिर हमने क्या किया, 50 लड़कों के नाम की पर्चियां एक बाउल में डाल दी। इसी तरह लड़कियों के लिए नाम की एक लिस्ट बना ली और सभी 50 पर्चियों को एक अलग बाउल में डाल लिया। अब हमें क्या करना है, बॉयज का सैंपल निकालना है 20 जिसका सैंपल साइज 20 है, और एक सैंपल हमें गर्ल्स का चाहिए जिसका नंबर भी 20 है मान लीजिए, ठीक। तो हम क्या करेंगे, जो बॉयज की नाम की जो चिट पड़ी है जिस बाउल में से, उसमें से 20 रैंडमली कोई भी पर्ची हम उठा लेंगे, ठीक। तो हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर बॉयज का जो सिलेक्शन है, ठीक है, जो बॉयज के सैंपल में जो बच्चों जो नहीं है, या ये ऐसा नहीं है कि इस पर्टिकुलर ग्रुप में अगर इस लड़के का चयन हो रहा है तो इसका असर दूसरे पे पड़ेगा, लड़कियों के ग्रुप पे पड़ेगा, या लड़कों के चयन में लड़कियों के चयन भी प्रभावित होंगे। यानी दोनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, दोनों में कोई संबंध नहीं। लड़कों का है तो आपने लड़कों में से निकाल लिया उनको, और लड़कियों का जब सैंपल कलेक्ट करे तो लड़कियों की जो नाम की आपने लिस्ट बनाई उनमें से बच्चों को रैंडमली पिक कर लिया। तो यहाँ क्या देख रहे हैं हम कि दोनों ही जो ग्रुप है बॉयज के और गर्ल्स के, उन दोनों ही सैंपल्स में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। तो जब दो सैंपल्स इस प्रकार से होते हैं जिसमें कोई रिलेशन नहीं होता है, कोई संबंध नहीं होता, तो हम कहते हैं वो इंडिपेंडेंट सैंपल है, ठीक। वेन ये समझ में आ गया? जी मैम। ओके। तो अब जो डिपेंडेंट सैंपल है वो आज का हमारा प्रेजेंटेशन है। आज हम बात करेंगे कि डिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट क्या होते हैं, ठीक है, उनको किन किन परिस्थितियों में हम यूज करते हैं, और फिर बेसिकली फिर उसी तरह हम हर टाइप्स के से रिलेटेड क्या करेंगे, उनकी न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो मैं अपना प्रेजेंटेशन आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। आप सभी लोग को पीपीटी विजिबल है? यस मैम। ओके। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है डिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट,
अभी तक हम लोग बात कर रहे थे टी टेस्ट की बेसिकली, और फिर टी टेस्ट के टाइप्स में हमने पढ़ा था इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट। इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट में भी हमने फॉर लार्ज सैंपल और फॉर स्मॉल सैंपल्स के बारे में जाना, उसमें हम कैसे स्टैंडर्ड एरर ऑफ डिफरेंस ऑफ मीन कैलकुलेट करते हैं वो जाना, और उस पर रिलेटेड हमने न्यूमेरिकल्स को अभी तक सीखा। अब आज हम सीखते हैं कि डिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट क्या होते हैं। ठीक, डिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट, अब आप को मैं इस बार पढ़ती हूँ। दिस टेस्ट इज यूज्ड व्हेन द सैंपल्स आर डिपेंडेंट, दैट इज व्हेन देयर इज only one sample that has been tested twice, or when there are two samples that have been matched or paired, as is usually done in experimental research। ठीक, अब इसको मैं समझाऊंगी। डिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट बेसिकली हमने अभी मैंने समझाया कि हमने क्या किया था, दो सैंपल लिए थे, एक लड़कों का एक लड़कियों का, और दोनों में ही जो हम चयनित कर रहे थे लड़के लड़कियों को, वो एक दूसरों को प्रभावित नहीं कर रहे थे। यानी लड़कों के जो सैंपल है वो किसी प्रकार से लड़कियों के चयन को प्रभावित नहीं कर रहा था, और ना ही लड़कों का चयन लड़कियों के चयन को प्रभावित कर था। दोनों ही हम लोगों ने इंडिपेंडेंटली उनको सिलेक्ट कर लिया था। अब डिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट इस तरह से होता है, जब जो दो सैंपल्स आपने लिए हैं, जैसे टी टेस्ट बेसिकली क्या है, दो ग्रुप्स के जो डिफरेंस है उसको सिग्निफिकेंट है या नहीं उसको जांचने के लिए यूज होता है। तो ये तो पक्का शर्त है कि हमेशा दो सैंपल्स तो आपके पास होने ही चाहिए। अब डिपेंडेंट सैंपल का मतलब क्या है कि ये जो दो सैंपल हैं, ठीक है, जो दो आपने सैंपल लिया हुआ जिनके बीच में आप डिफरेंस को चेक करोगे, वो दो सैंपल क्या होते हैं इस केस में, डिपेंडेंट होते हैं, एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। कैसे, कभी कभी आप लोगों ने अपने रिसर्च की क्लास में पढ़ा होगा, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च पढ़े होंगे, तो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में भी आप लोगों ने एक्सपेरिमेंटल डिजाइंस पढ़ी होंगी, तो उसमें होता है जिसमें बहुत सारे डिजाइन्स होते हैं, जिसमें क्या होता है, वन ग्रुप प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट डिजाइन, वन ग्रुप प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट डिजाइन। इसमें क्या किया जाता है, बेसिकली एक सैंपल लिया जाता है, ठीक, एक सैंपल लिया जाता है, ठीक, फिर हमें क्या करते हैं, जैसे इसको इस तरह से समझो, जैसे मान लो हमें क्या करना है, किसी पर्टिकुलर टीचिंग मेथड का बच्चों के एकेडमिक अचीवमेंट पर असर देखना है। मान लो पर्टिकुलर टीचिंग मेथड है हमारा ब्लेंडेड लर्निंग मेथड है, ठीक, हमें देखना है कि ब्लेंडेड लर्निंग मेथड जो है क्या बच्चों के एकेडमिक अचीवमेंट को प्रभावित करती है, बढ़ाती है। ठीक, तो हमने क्या किया, एक जैसे मान लो किसी स्कूल में गए, हमने क्या किया, वहां पर 8th क्लास पे के बच्चे, हमारा सैंपल के 8th क्लास के बच्चे हैं, तो हमने क्या किया, हम स्कूल्स में गए, 8th क्लास हमने एक रैंडमली स्कूल सेलेक्ट कर लिया, फिर उस स्कूल में गए, हमने देखा वहां पर 8th क्लास के 3 सेक्शन है, ABC, तो उनमें से भी हमने क्या किया, रैंडमली किसी भी क्लास को सिलेक्ट कर लिया, जैसे मान लो B को सिलेक्ट कर लिया। अब B में 40 बच्चे हमारे पास, ठीक, जिसमें लड़के भी हैं और लड़कियां भी हैं, और हम क्या देखना चाहते हैं, हमारा मोटिव क्या है, ब्लेंडेड लर्निंग के का अचीवमेंट पे असर कैसा पड़ रहा है। ठीक, तो इस केस में हम क्या करें, अगर और उस जो हमने सेक्शन चुना उसमें मान लो 45 स्टूडेंट्स हैं, तो 45 स्टूडेंट्स का एकेडमिक अचीवमेंट, अगर इसमें भी प्रिसाइसली हम अगर बात के स्पेसिफिक हो जाए, तो मान लो मैथमेटिक्स अचीवमेंट चेक करना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, ब्लेंडेड लर्निंग के थ्रू पढ़ाने से पहले एक टेस्ट लेंगे, जिसे हम बोलते हैं, आप लोगों को पता भी होगा, प्री टेस्ट, यानी कि इंटरवेंशन प्रोग्राम देने से पहले, यानी ब्लेंडेड लर्निंग के थ्रू पढ़ाने से पहले हम क्या करते हैं, जो हमने क्लास सेलेक्ट किया है उसका एक टेस्ट लेते हैं, ठीक, जिसको बोलते हैं प्री टेस्ट। प्री टेस्ट मतलब क्या होता है कि जब आप कोई ट्रीटमेंट देने से पहले आप बच्चों का टेस्ट लेते हो, वो आपका प्री टेस्ट कहलाता है। ठीक है, तो आपने क्या किया, मैथमेटिक्स अचीवमेंट का एक टेस्ट आपने खुद प्रिपेयर किया, या आपने स्टैंडर्डाइज मैथमेटिक्स अचीवमेंट टेस्ट ले लिया, ठीक, बच्चों पे एडमिनिस्टर किया, बच्चों ने उसको अपनी तरफ से फिल करके आपको दे दिया, आपने क्या किया, उसको चेक कर लिया, और आपके पास इस तरह से क्या आ गए, प्री टेस्ट स्कोर्स आ गए। ठीक, अब सैंपल वही है, वही 45 स्टूडेंट्स हैं, अब आप क्या कर रहे हो, आप एज अ रिसर्चर वहां पर गए हो, आप क्या करोगे, ब्लेंडेड लर्निंग मेथड्स पे आधारित लेसन प्लान्स के थ्रू या कोई भी टेक्निक जो आप यूज करोगे उसके थ्रू क्या करोगे, कुछ सर्टेन लिमिट तक आप, जैसे 1 महीना 20 दिन बच्चों को क्या करोगे, ट्रीटमेंट दोगे। ट्रीटमेंट देने का मतलब है कि उस ब्लेंडेड लर्निंग मेथड के थ्रू आप बच्चों को मैथमेटिक्स पढ़ाने की कोशिश करोगे। ठीक, फिर जैसे मान लो आपका पीरियड खत्म हो गया, जैसे 20 दिनों का आपने पीरियड लिया था,
20 दिनों में आपको ब्लेंडेड लर्निंग के थ्रू पढ़ाना था, उसके बाद आपको उसका इफेक्ट देखना था कि क्या पहले मैथमेटिक्स अचीवमेंट पहले जो आपने ले लिया, अब क्या बढ़ोतरी हुई है। तो उसमें आप क्या करोगे, आपने 20 दिनों तक बच्चों को ब्लेंडेड लर्निंग मेथड के थ्रू पढ़ाया, उसके बाद आपने फिर से मैथमेटिक्स अचीवमेंट टेस्ट को उन बच्चों पर क्या किया, अप्लाई किया। ठीक है, बच्चे वही हैं, एक ही सैंपल है। अब आपने क्या किया, उनका पोस्ट टेस्ट लिया। पोस्ट टेस्ट क्या होता है, जो ट्रीटमेंट के बाद टेस्ट लिया जाता है उसे बोलते हैं पोस्ट टेस्ट। अब क्या हुआ इस केस में, जो हमने जिस केस की बात की, इसमें हमारे पास क्या आ गया, बच्चों के प्री टेस्ट के स्कोर्स आ गए और बच्चों के पोस्ट टेस्ट के स्कोर्स आ गए। तो यहाँ पर क्या हुआ, सैंपल तो एक ही है, ठीक है, सैंपल एक है, और जो उसके स्कोर्स आए हैं वो हर बच्चे के लिए, जैसे 45 बच्चे हैं तो हर बच्चे के लिए आपको क्या मिला, एक प्री टेस्ट स्कोर मिला और आपको पोस्ट टेस्ट स्कोर मिला है। और आपको क्या चेक करना है, ब्लेंडेड लर्निंग का इफेक्टिवनेस चेक करनी है कि क्या बढ़ोतरी हुई है कि नहीं हुई है। यानी बेसिकली आपको क्या देखना है कि क्या अचीवमेंट में अंतर आया है या नहीं। तो उसके लिए आपके पास दोनों स्कोर्स अवेलेबल हैं, लेकिन यहाँ पर जो दो स्कोर्स यानी दो सैंपल्स जो आपको मिले हैं, जो स्कोर्स मिले वही तो आपके सैंपल्स हो गए। तो ये जो आपको स्कोर्स मिले ये कैसे डिपेंडेंट हैं, क्यों, क्योंकि एक ही सैंपल में हर, जैसे मान लो बॉय नंबर 1 गर्ल नंबर, जैसे मान लो x1 x2 अप टू x2 45 है, तो x1 के मार्क्स आपके प्री टेस्ट के और पोस्ट टेस्ट के, तो एक ही बच्चे के दोनों के मार्क्स हैं। तो पहला जो x1 है यानी प्री टेस्ट स्कोर, जो प्री टेस्ट स्कोर है और जो पोस्ट टेस्ट स्कोर है वो एक ही स्टूडेंट के हैं और वो आपस में क्या है, संबंधित है, इसलिए हम कहते हैं ये डिपेंडेंट है। ठीक, तो डिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट क्या होता है, जब दो सैंपल आपस में किसी न किसी प्रकार से संबंधित होते हैं तब हम कहते हैं कि हमारा जो टी टेस्ट हम उस परिस्थिति में अप्लाई करते हैं उसे हम बोलते हैं डिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट। या ये कह सकते हो डिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट को हम तब यूज करते हैं जब हमारे पास जो सैंपल दिए हुए हैं, जो सैंपल है हमारे, वो कैसे आपस में संबंधित हैं एक दूसरे से, या किसी एक सैंपल का एक सैंपल का जो वो है आपके स्कोर से वो दूसरे को प्रभावित कर रहे हैं। ठीक है, तो जैसे इस केस में हो गया, हम एक्सपेरिमेंटल मेथड में वन ग्रुप प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट डिजाइन यूज करते हैं, तो उस केस में जो आपके दो स्कोर्स आ गए प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट, वो भी किसका उदाहरण है, डिपेंडेंट सैंपल्स का। इसी तरह आप लोगों ने देखा होगा कि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च जो होती है वो बेसिकली किस लिए की जाती है कि आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल में मैनिपुलेशन के थ्रू डिपेंडेंट वेरिएबल पे क्या देखना चाहते हो, उसका इफेक्ट देखना चाहते हो। लेकिन साथ ही साथ हमें ये भी पता है कि डिपेंडेंट वेरिएबल को इफेक्ट करने वाले और भी कई सारे कारक होते हैं जिन्हें हम इंटरवीनिंग वेरिएबल के नाम से जानते हैं। जैसे आप क्या देखना चाहते हो, आप रिवॉर्ड का, पुरस्कार का असर लर्निंग पे या अधिगम पे देखना चाहते हो। ठीक, लेकिन जो लर्निंग है वो रिवॉर्ड के अलावा और कई चीजों से इफेक्ट होती है, जैसे बच्चे की इंटेलिजेंस हो गया, क्लास का एनवायरनमेंट हो गया, बच्चे का मोटिवेशन हो गया, तो ये सारी चीजें हो गई। ठीक है, तो उस केस में आप लोगों ने पढ़ा होगा किस तरह से इंटरवीनिंग वेरिएबल्स को कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, जैसे मान लो हम इंटेलिजेंस को कंट्रोल करना चाहते हैं। इंटेलिजेंस जो है वो लर्निंग को बहुत ज्यादा इफेक्ट कर सकता है, क्योंकि जो हाईली इंटेलिजेंट होंगे उनको रिवॉर्ड दिया जाए या ना दिया जाए तो कहीं ना कहीं उनकी लर्निंग ज्यादा होगी। ठीक है, तो हम क्या करना चाहते हैं, इंटेलिजेंस को कंट्रोल करना चाहते हैं। तो उस केस में हम क्या करेंगे, जैसे मान लो आपने क्या किया, किसी क्लास को, मान लो 9th क्लास पे आपको अपना स्टडी करना चाहते हो, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च करना चाहते हो किसी वेरिएबल पे, जहाँ पर इंटेलिजेंस जो है एक महत्वपूर्ण इंटरवीनिंग वेरिएबल है जिसको आपको कंट्रोल करना है। तो आप क्या करोगे, आपने जो क्लास चूज किया है उस पर सबसे पहले इंटेलिजेंस टेस्ट, किसी इंटेलिजेंस टेस्ट को अप्लाई करोगे। ठीक, जब बच्चे इंटेलिजेंस टेस्ट अपना दे देंगे, आप क्या करोगे, उनकी स्कोरिंग करोगे। ठीक, मान लो कि जैसे बच्चों की जो इंटेलिजेंस स्कोर आए उनकी रेंज है 40 to 120 है, यानी इनके स्कोर्स आए 40 से 120 के बीच में। ठीक है, तो इंटेलिजेंस के इफेक्ट को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, दो ग्रुप लेते हैं हमेशा से आपको पता है। जैसे जो आपके एक्सपेरिमेंटल डिजाइन से उसमें माना जाता है कि अगर आप कंट्रोल ग्रुप और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप ले तो स्टडी और भी ज्यादा इफेक्टिव हो जाती है, या कह सकते हैं उसके जो रिजल्ट्स आते हैं उन पे हम विश्वास कर सकते हैं, जो कि जो भी हमने इससे पहले बताया सिंगल ग्रुप मेथड, उसमें थोड़ा सा वहां पर कमी रह जाती है।
ठीक। तो आपने क्या किया, इंटेलिजेंस टेस्ट अप्लाई कर लिया, उनकी स्कोरिंग कर ली। मान लीजिए उनके स्कोर्स 40 से 120 के बीच में, यानी किसी के 40 आए, किसी के 50 आए, किसी के 120 आए, किसी के 110 आए, किसी के 100 आए, ठीक है। तो अब हम इंटेलिजेंस को कंट्रोल करना चाहते हैं। कंट्रोल करने का सिर्फ ये तरीका है कि जो तो आप सैंपल्स लें, यानी जो आप एक्सपेरिमेंटल ग्रुप बनाए और जो आप कंट्रोल ग्रुप बनाए, उसमें बच्चे कैसे हो, इस तरह से, मतलब एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में भी हर इंटेलिजेंस का बच्चा हो और कंट्रोल ग्रुप में हर इंटेलिजेंस का बच्चा हो। इसको इस तरह से समझ सकते हो, जैसे एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और कंट्रोल ग्रुप बना लिए हमने, और हमारे पास क्या है, बच्चों के स्कोर्स हैं। तो हम क्या करेंगे, दो ऐसे बच्चे जिनके स्कोर्स 120 आए हैं उनको लेंगे, एक को एक्सपेरिमेंटल में डालेंगे और एक को किस में डालेंगे, कंट्रोल ग्रुप में। अब किसी का कोई दो बच्चे ऐसे जिनके 100 मार्क्स आए, तो एक उनमें से दो बच्चे होंगे, वो दो स्टूडेंट्स में से एक स्टूडेंट को हम डालेंगे एक्सपेरिमेंटल में, एक को डालेंगे कंट्रोल ग्रुप में। तो क्या हो जाएगा, जो सैंपल का कह सकते हो आप लोग डिस्ट्रीब्यूशन है, या जो उनकी इंटेलिजेंस का डिस्ट्रीब्यूशन है, वो एकदम दोनों में कंट्रोल हो जाएगा। क्योंकि क्या होगा कि दोनों में ही हर तरीके के बच्चे हैं, सुपीरियर भी हैं, सुपर इंटेलिजेंट भी हैं, एवरेज भी हैं, बिलो एवरेज भी हैं, और क्या कह सकते हैं, डल बच्चे भी हैं। इसी तरह कंट्रोल ग्रुप में भी हर इंटेलिजेंस के बच्चे हैं। तो इस तरह से हम इंटेलिजेंस को वहाँ कंट्रोल कर ले रहे हैं। लेकिन हमने इसमें क्या किया है, आप लोग ये देखो, इसमें यहाँ लिखा हुआ है, या तो एक सैंपल हो जिसको दो बार, व्हेन टी टेस्ट इज यूज्ड व्हेन द सैंपल्स आर डिपेंडेंट, दैट इज when there is only one sample that has been tested twice, यानी जैसे मैंने बताया, एक बार प्री टेस्ट ले लिया, एक बार पोस्ट टेस्ट ले लिया। या फिर कब यूज कर सकते हैं, when there are two samples that have been matched मतलब कि एक ग्रुप में अगर आपने 120 IQ का बच्चा रखा है, तो उसी के करस्पॉन्डिंग एक दूसरा स्टूडेंट्स या बच्चा आप किस पे रखोगे, कंट्रोल ग्रुप में रखोगे। 100 IQ का बच्चा अगर आपने एक एक्सपेरिमेंटल में रखा है, तो उसी के करस्पॉन्डिंग 100 IQ वाले बच्चों को आप इसमें रखोगे, कंट्रोल ग्रुप में रखोगे। तो हम क्या देख रहे हैं, इस तरह से दोनों जो हमारे ग्रुप होते हैं वो होमोजेनियस हो जाते हैं, इस सेंस में कि दोनों में कोई वो नहीं, कि ऐसा नहीं कि एक्सपेरिमेंटल में हाईली इंटेलिजेंट बच्चे आ गए और कंट्रोल में एकदम डल बच्चे आ गए। उस केस में अगर आप इंटरवेंशन ना भी दो तो भी एक्सपेरिमेंटल का क्या होगा, लर्निंग ज्यादा ही होगी। तो उसको दूर करने के लिए हम क्या करते हैं, इस तरह से मैच्ड करते हैं। अभी आप लोग एक बार रिकॉल करना अपने रिसर्च में कि किस तरह से हम इंटरवीनिंग वेरिएबल्स को कंट्रोल करते, तो वहां पर एक मैचिंग आपने पढ़ा होगा। तो हमने मैचिंग के थ्रू क्या किया, दोनों ही सैंपल्स को सिलेक्ट किया, और दोनों ही सैंपल को सिलेक्ट किस हिसाब से किया कि एक में जो गया उसी की करस्पॉन्डिंग दूसरा गया, दूसरे ग्रुप में दूसरा बच्चा गया। यानी यहाँ पर क्या है, दोनों सैंपल कहीं ना कहीं आपस में एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। 120 IQ वाला बच्चा अगर हमने इसमें रखा है फर्स्ट टाइम में, तो फर्स्ट टाइम में कंट्रोल ग्रुप में हमने 120 IQ वाला बच्चा करस्पॉन्डिंगली इधर भी रखा है। यानी एक सैंपल में एक बच्चे का चयन दूसरे सैंपल में पहले बच्चे के चयन को प्रभावित कर रहा है। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, दोनों ही सैंपल आपस में डिपेंडेंट हैं। ठीक, एक तरीका ये होता है। कभी कभी क्या होता है कि दोनों ही काम नहीं हो पाते हैं। जैसे आप क्या कर सकते, कोई कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं जिसमें हम क्या कर सकते हैं, एक ही सैंपल को नहीं ले सकते, या आप किसी एक वेरिएबल के आधार पे मैचिंग भी नहीं कर सकते। तो उस केस में क्या किया जाता है, एक तीसरा तरीका, जैसे आप लोग देख रहे होंगे सिंगल ग्रुप मेथड, अभी मैंने आपको समझाया, प्री टेस्ट और पोस्ट टेस्ट, ठीक है। दूसरा है मैचिंग बाय पेयर्स इक्विवेलेंट ग्रुप मेथड। इसमें क्या करते हैं हम, इक्विवेलेंट ग्रुप मेथड क्या है कि दो समतुल्य समूह बनाते हैं। कैसे, मैचिंग बाय पेयर्स, जैसे दो समतुल्य समूह बनाते हैं, सैंपल बनाते हैं, कैसे, किसी एक इंडिविजुअल वेरिएबल्स को मैच करके। यहाँ पर हमने किसका उदाहरण लिया, इंटेलिजेंस का, कि हर इंटेलिजेंस के स्कोर के करस्पॉन्डिंग जितने बच्चे आपके एक्सपेरिमेंटल में हैं, उसी स्कोर्स के करस्पॉन्डिंग सेम स्टूडेंट्स आपके किसमें है, कंट्रोल ग्रुप में भी है। तो ये कौन सा केस होता है, मैचिंग बाय पेयर्स इक्विवेलेंट ग्रुप्स मेथड। समतुल्य समूह का निर्माण किसके द्वारा, युग्म के मिलान द्वारा। नेक्स्ट है आपका मैचिंग बाय मीन्स एंड स्टैंडर्ड डेविएशन इक्विवेलेंट ग्रुप्स मेथड। ठीक, इक्विवेलेंट ग्रुप्स मेथड बेसिकली क्या होता है, इंटरवीनिंग वेरिएबल्स को कंट्रोल करने के लिए हम बनाते हैं एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में।
तो इसमें क्या होता है, इसमें हम जो दो ग्रुप्स लेते हैं, जो थर्ड वाला ये जो केस है, मैचिंग बाय मीन्स एंड स्टैंडर्ड डेविएशन इक्विवेलेंट ग्रुप्स मेथड, इसमें बेसिकली क्या होता है, दो समतुल्य समूह का निर्माण इस प्रकार से होता है कि दोनों ही जो सैंपल हमने लिए हैं, ठीक है, अगर जैसे मान लो एक ग्रुप है, उसमें अचीवमेंट, एक ग्रुप है, दो ग्रुप है, ठीक, ग्रुप वन ग्रुप टू, ग्रुप वन में किसी वेरिएबल पे है, मान लेते हैं उनकी इंटेलिजेंस, उनकी इंटेलिजेंस उनकी इंटेलिजेंस को जांचा गया और उनके डिफरेंट डिफरेंट आईक्यू के जो स्कोर्स है उसको नोट डाउन कर लिया गया। मान लो ऐसे 50 बच्चे हैं ग्रुप वन में, ठीक। अब दूसरे ही किसी दूसरा जो ग्रुप है उसमें भी एड ने क्या किया, इंटेलिजेंस को मेजर किया बच्चों की, उसमें 50 बच्चे हैं मान लीजिए, उनके हमारे स्कोर्स आ गए, ठीक है। अगर इन दोनों ग्रुप्स का हम अलग अलग मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करें और वो कहीं ना कहीं इक्विवेलेंट समतुल्य, मतलब कैसे आ जाए, स्टैटिस्टिकली इक्वल आ जाए, तो हम क्या कहते हैं, वो दोनों ग्रुप कैसे हैं, आपस में समतुल्य हैं, ठीक। इसको इस तरह समझ लो कि कोई दो ग्रुप्स अगर हम जिनके बीच में डिफरेंस देखना चाहते हैं और उनके मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, स्टैटिस्टिकली इक्वल है, सेम है, तो क्या करते हैं, समतुल्य समूह का निर्माण करते हैं। तो इस केस में भी एक सैंपल कहीं ना कहीं दूसरे सैंपल पे डिपेंडेंट है, क्यों, क्योंकि हम चेक कर रहे हैं कि एक सैंपल जो हमने लिया है उसका मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन बराबर होना चाहिए स्टैटिस्टिकली किसके, दूसरे ग्रुप के मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन से। तो यहाँ पर भी क्या कैसे है कि दोनों ही सैंपल किसी न किसी चीज को लेकर एक दूसरे पे आश्रित हैं। तो इस केस में भी हम क्या यूज करते हैं, डिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट यूज करते हैं, ठीक। अब मैंने अभी आप लोगों को इतना समझा दिया कि डिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट क्या होता है और किन किन परिस्थितियों में हम यूज करते हैं। सिंगल ग्रुप मेथड में यूज करते हैं, समतुल्य समूह जब और कब यूज करते हैं, जब हम समतुल्य समूह बनाते हैं किसके द्वारा, युग्म मिलान के द्वारा या मैचिंग बाय पेयर्स के द्वारा। तीसरी कैटेगरी कब है कि इक्विवेलेंट ग्रुप्स का हम लोग निर्माण करते हैं, कब, जब दोनों ही सैंपल्स के मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे हो, ऑलमोस्ट इक्वल हो या स्टैटिस्टिकली इक्वल हो। अभी तक इसमें जो समझाया गया उसमें किसी को क्वेरी है तो वो पूछ सकता है, फिर हम लोग आगे न्यूमेरिकल पार्ट की ओर बढ़ेंगे। मैम जैसे आपने बताया कि हाँ हम आगे एक बताइए। एक एक्सपेरिमेंटल रखते हैं मैम और एक कंट्रोल ग्रुप रखते हैं। तो हाँ मैम जी। हम बिहेवियर साइंस में मैम जैसे इंटेलिजेंस है तो बराबर को रखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है मैम। और जो टेक्निक लगाएंगे क्या हम वो एक ही टेक्निक का प्रयोग करेंगे कि अलग अलग टेक्निक का प्रयोग करेंगे? नहीं, आलोक में फिर से आप क्वेश्चन थोड़ा सा समझा, एक बार फिर से बोलो, आपकी आवाज समझ में नहीं आ रही है। मैम आप जैसे क्या, आपने कहा हाँ 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 कि डिपेंडेंट के लिए तो हम एक एक्सपेरिमेंट लेंगे और एक कंट्रोल ग्रुप बनाएंगे। दोनों में बिल्कुल जो समतुल्य होगा वह बराबर होना चाहिए, चाहे वह इंटेलिजेंस हो, जैसे आपने बताया कि 120 के आसपास जिसके इंटेलिजेंस हो उसमें भी होने चाहिए, इसमें भी होने चाहिए। लेकिन मैम एक बिहेवियर साइंस में इस चीज़ों को रखना थोड़ा मुश्किल होता है मैम। और दूसरी चीज़ मैम ये है कि हम क्या टेक्निक एक ही दोनों में यूज करेंगे, दोनों ग्रुपों में? अच्छा। आप लोग आलोक, आप लोग से मुझे एक बार आपको सजेशन देना है कि एक बार आप लोग एक्सपेरिमेंटल रिसर्च को रिकॉल करना। जब एक्सपेरिमेंटल रिसर्च हम लोग कंडक्ट करते हैं, ठीक है, तो बेसिकली आप लोगों ने डिफरेंट डिफरेंट एक्सपेरिमेंटल डिजाइंस पढ़ी होंगी, जिसमें एक वन ग्रुप प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट है, इसी तरह वन ग्रुप रेंडमाइजेशन प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट है, टू ग्रुप रेंडमाइजेशन प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट, और बहुत सारी डिजाइंस आप लोगों ने पढ़ी होंगी, ठीक है। जो इस केस में मैंने बात की कि हमेशा आप लोग एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में कंट्रोल करना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम होता है। बिना कंट्रोल की, अगर आप बिना इंटरवीनिंग वेरिएबल्स को कंट्रोल किए हुए एक्सपेरिमेंटल रिसर्च कंडक्ट करते हो तो आपकी जो फाइंडिंग्स आएंगी वो इतनी रिलायबल नहीं होंगी। ठीक, अब आप आलो का बात करो बिहेवियरल साइंसेस में, तो हम लोग क्यों नहीं बना सकते समतुल्य समूह। आपने क्या किया आप ऐसा कर सकते हो, आपने क्या किया, एक जैसे मान लो सैंपल साइज आपने 100 ले लिया, ठीक है, 8 क्लास के 100 बच्चे ले लिए रैंडमली। अब आपने उनपे इंटेलिजेंस टेस्ट को अप्लाई कर दिया। एक जैसे मान लो हमने रेमंड्स प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस टेस्ट यूज किया इंटेलिजेंस को मेजर करने के लिए, उनकी आईक्यू को मेजर करने के लिए।
ठीक। अब 100 बच्चों में से हमें अपने एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और कंट्रोल ग्रुप में मान लो 20-20 बच्चे चाहिए केवल, यानी 100 में से हमें 40 बच्चे चाहिए, ठीक है। अब 100 बच्चों की आप क्या करोगे, को आपने रेवेंस प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस टेस्ट एडमिनिस्टर कर दिया, बच्चों ने जो भी अपने रिस्पॉन्स दिया आपने क्या किया, उनको आपने मैनुअल के थ्रू उनको चेक कर लिया और हर बच्चे को फ्रॉम 1 to 100 आपने उनको क्या किया, आईक्यू उनको एलोकेट कर दी, उनको दे दी कि इस पहले बच्चे की आईक्यू ये निकल कर आई है रेवेंस के द्वारा, सेकंड की है ये आई है, ठीक। अब आपको सिंपली क्या करना है, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च कंडक्ट करनी है जिसमें कि आपको इंटेलिजेंस को कंट्रोल करना है, यानी इंटेलिजेंस ऐसी होनी चाहिए कि दोनों ग्रुप में वो सेम आईक्यू के बच्चे दोनों ही ग्रुप्स में अवेलेबल रहे, ठीक। आपके पास 100 स्कोर्स हैं, ठीक है। तो जैसे मान लो 100 स्कोर्स हैं तो उसमें कहीं ना कहीं एक स्कोर 2 या 2 से ज्यादा बार आ सकता है, तो आप क्या करोगे, एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है एक कंट्रोल ग्रुप है, आपने आईक्यू के स्कोर्स निकाल लिए, आपने 1 से 100 तक लिख लिए। अब जैसे मान लो 120 आईक्यू के 2-3 बच्चे आपको दिख रहे हैं, तो उनमें से रैंडमली एक बच्चे को आप क्या भेज कर दो, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में भेज दो और एक को कंट्रोल ग्रुप में भेज दो। इसी तरह 110 आईक्यू का बच्चा 4 है तो 2 को एक्सपेरिमेंटल में भेज दो और 2 को कंट्रोल में भेज दो। इसी तरह बहुत सारे स्कोर्स आएंगे ना, किसी ऐसा थोड़ी ना कि 50 और 60 बीच में भी तो आ सकते हैं, 52 आया है, 52 स्कोर्स के 2 बच्चे हैं तो एक को एक्सपेरिमेंटल में भेज दिया, एक को कंट्रोल में भेज दिया। इस तरह से हमने क्या किया, अपने रैंडमली 20 स्टूडेंट्स कलेक्ट कर लिए जो कि हमने मैच किए किसके थ्रू, इंटेलिजेंस के थ्रू। मैचिंग बाय पेयर्स का मतलब क्या है कि एक वेरिएबल पर दोनों ही ग्रुप में बच्चों को मैच करके रखा है, तो हमने इस केस में क्या किया, इंटेलिजेंस के स्कोर के आधार पे दोनों ही ग्रुप्स एक्सपेरिमेंटल और कंट्रोल ग्रुप में बच्चों को बांट दिया है। ये तरीका होता है समतुल्य समूह बनाने का। आलोक अभी कोई क्वेरी है? नहीं मैम, थैंक यू मैम। ओके, और किसी को कोई क्वेरी को कि आप लोग अभी क्वेरी जब पढ़ाया जाता है उसी समय क्वेरी अगर आप लोग की तो वो ज्यादा बेटर रहती है। सबको क्लियर है तो हम लोग न्यूमेरिकल की तरफ बढ़े। यस। ओके, तो अब हम डिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट में आज अच्छा अभी न्यूमेरिकल थोड़ी दूर पे है। अभी फिलहाल हमने जैसे बात की थी, जैसे आपने इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट में भी देखा था कि टी टेस्ट बेसिकली क्या होता है, आपका 2 ग्रुप्स के जो मीन्स है उनका डिफरेंस, और उसको हम किससे डिवाइड करते हैं, उस मीन के डिफरेंस की स्टैंडर्ड एरर से, ठीक है। यानी m1 डिफरेंस m2 अपॉन सिग्मा टी। सिग्मा टी क्या होता है, स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन, स्टैंडर्ड एरर ऑफ डिफरेंस ऑफ 2 मीन्स, ठीक। तो मैंने कहा था कि जो स्टैंडर्ड एरर का फॉर्मूला होता है वो केस के आधार पर डिफरेंट तरीके से बदलता जाता है, ठीक है। तो आप सभी लोग पहले ये नोट कर लो कि हर जैसे सिंगल ग्रुप मेथड में स्टैंडर्ड एरर निकालने का फॉर्मूला क्या है। इसी तरह से मैचिंग बाय पेयर्स है तो उसमें सिग्मा टी का फॉर्मूला चेंज हो जाता है थोड़ा सा, नहीं उसमें सेम रहेगा। फिर नेक्स्ट आपका मैचिंग बाय मीन स्टैंडर्ड डेविएशन है तो उसमें सिग्मा टी का फॉर्मूला अलग है। टी स्टैटिस्टिक को निकालने का फॉर्मूला तो सेम है, लेकिन जो आपका स्टैंडर्ड एरर है वो केस बाय केस डिफर होता जाता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सिंगल ग्रुप मेथड में स्टैंडर्ड एरर कैसे निकाला जाता है, ठीक। तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे, आपको विजिबल है सभी बच्चों को? यस मैम। यस मैम। तो आप देखो, जब सिंगल रिलेटेड ग्रुप है यानी आपके जो न्यूमेरिकल दे रखा है उसमें ये बोला गया है कि कोई एक सैंपल है जिस पर प्री टेस्ट और पोस्ट टेस्ट को अप्लाई किया गया है, ठीक है। तो हमेशा आपको याद रखना है और हमेशा आपके दिमाग में क्लिक कर जाना चाहिए कि कौन सा क्वेश्चन है, ये ऐसा क्वेश्चन है जो किससे रिलेटेड है, सिंगल रिलेटेड ग्रुप से या सिंगल ग्रुप मेथड से। तो उस केस में जब आपसे पूछा जाए, जैसे मान लो एक मैं ऐसे ही हाइपोथेटिकल बता रही हूँ आप लोग को, जैसे मान लो ये लिखा है कि एक सैंपल है, एक रैंडमली कोई सैंपल सिलेक्ट किया गया है जिस पर एक ट्रीटमेंट को अप्लाई किया गया है। उस ट्रीटमेंट को अप्लाई करने से पहले टेस्ट लिया गया था जिसके स्कोर्स या मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन ये है, और ट्रीटमेंट के बाद
स्टैंडर्ड ये उसकी मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन ये है। तो आपको ये बताना है कि क्या प्री टेस्ट और पोस्ट टेस्ट में कोई सार्थक अंतर है, आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया। तो आप जब आप इस तरह का क्वेश्चन आता है तो आप तुरंत आपके दिमाग में क्लिक होना चाहिए कि कैसा है, यहाँ पे एक ही ग्रुप है और एक ग्रुप पर इंटरवेंशन प्रोग्राम दिया गया है, एक ग्रुप को ट्रीटमेंट दिया गया है, उस ट्रीटमेंट से पहले एक बार टेस्ट लिया गया है और एक बाद में लिया गया है। तो ये सिंपली किस कैटेगरी में आ जाएगा, सिंगल ग्रुप मेथड में आ जाएगा, यानी डिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट में भी सिंगल ग्रुप मेथड में आ जाएगा। अब आपको टी का फॉर्मूला पता है, लेकिन स्टैंडर्ड एरर निकालने के लिए आपको किस फॉर्मूले का यूज करना पड़ेगा, ये जो आपकी स्क्रीन पे विजिबल है इस समय, सिग्मा डी इज इक्वल टू अंडर रूट सिग्मा m1 स्क्वायर प्लस सिग्मा m2 स्क्वायर माइनस 2r। r यहाँ पर कोरिलेशन कोफिशिएंट है, जैसे क्योंकि दो जो स्कोर्स आए हैं वो आपस में क्या करते हैं, संबंधित हैं, संबंध रखते हैं। तो उसका हमने क्या निकाला, उसमें क्या आपको दिया रहेगा, कोरिलेशन कोफिशिएंट की वैल्यू भी दे रखी होगी। तो -2 इंटू आर सिग्मा m1 सिग्मा m2। ठीक, आप सभी लोग इसको नोट डाउन करते चलो विद हेडिंग कि सिंगल ग्रुप मेथड में स्टैंडर्ड एरर को कैलकुलेट करने के लिए क्या फॉर्मूला। पहले आप लोग ये लिख लो, फिर मैं बताती जाऊंगी कि ये क्या क्या चीजें हैं। सिग्मा डी इज इक्वल टू अंडर रूट सिग्मा m1 स्क्वायर प्लस सिग्मा m2 स्क्वायर माइनस 2r सिग्मा m1 सिग्मा m2, वेयर या जहां सिग्मा m1 आप कैसे कैलकुलेट करोगे, उसका फॉर्मूला ये है, फर्दर आप लोग नोट करते चलो, सिग्मा 1 अपॉन रूट n1, यानी पहले सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय रूट ऑफ फर्स्ट सैंपल साइज। सिग्मा m1 क्या है कि फर्स्ट सिग्मा 1 अपॉन रूट n1, यानी कि जो फर्स्ट सैंपल आपका है उसका जो स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा है और उसका जो सैंपल साइज दे रखा है, उससे हम क्या करेंगे, उसके रूट से हम यहाँ पर डिवाइड करेंगे, तो हमें किसकी वैल्यू मिल जाएगी, सिग्मा m1 की। इसी तरह सिग्मा m2 बराबर आपका क्या हो जाएगा, सिग्मा 2 अपॉन रूट n2, यानी सेकंड सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन, जो इस कोर्स का स्टैंडर्ड डेविएशन आया वो, उसको हम इससे डिवाइड करेंगे जो उनका सैंपल साइज है उसके रूट से, तो यहाँ से हमको वैल्यू मिल जाएगी सिग्मा m2 की। अब जब और जो ये स्मॉल है, जो कोरिलेशन कोएफिशिएंट की वैल्यू आपको न्यूमेरिकल में दे रखी होगी, तो ये भी एक बहुत अच्छा तरीका है ये पता लगाने का कि इस बेसिकली इस न्यूमेरिकल में कौन सा फॉर्म, जहां पर भी आपको कोरिलेशन कोएफिशिएंट दे रखा हो, आप समझ जाना कि वो किससे रिलेटेड है, डिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट से रिलेटेड है। ये एक अच्छा तरीका ये समझने का कि अगर आप लोग को थोड़ा सा भी कहीं कंफ्यूजन लगता है, तो अगर आपको कोरिलेशन कोएफिशिएंट दे रखा है तो आप समझ जाओगे कि आपको, और आपको ये दिमाग में चल रहा है कि टी टेस्ट ही लगेगा इसमें, तो आप सिंपली एक क्लू है कि कौन सा टेस्ट इसमें लगेगा, इंडिपेंडेंट लगेगा, डिपेंडेंट लगेगा। आर दे रखा है तो मतलब श्योर है कि डिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट ही अप्लाई किया जाएगा। अब उसमें से भी कौन सा, तो वो आपको थोड़ा समझना पड़ेगा वहां पर। अभी तक ये सबने नोट कर लिया, सिग्मा m1 की वैल्यू, सिग्मा m2 की वैल्यू? यस मैम। ओके, अगर मैम सिग्मा m क्या है मैम? सिग्मा m1 बेटा अब जो आपकी वैल्यू है इसको हम लोग प्राप्त करते हैं इस तरह से, सिग्मा 1 अपॉन रूट n1 से। ठीक है, और इसी तरह सिग्मा m2 आपका क्या है, ये नोटेशन से जिनको हमने इस तरह से दर्शाया हुआ है, सिग्मा 2 अपॉन रूट n2। अच्छा, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगी, n1 और n2 आपको क्या लगता है, n1 और n2 की वैल्यू क्या कैसी होगी? सिंगल ग्रुप मेथड है, यहाँ पर n1 और n2 सेम होंगे या नहीं होंगे? सेम होंगे मैम, सैंपल है। क्यों सेम होंगे? यहाँ तो सिंगल सैंपल है, सिंगल सैंपल है तो उससे क्या होगा? सिंगल सैंपल एक ही है, उसमें जो प्री टेस्ट और पोस्ट टेस्ट के द्वारा हम न्यूमेरिकल हल करते हैं। बिल्कुल वीरेंद्र ने बिल्कुल सही बताया वीरेंद्र ने कि इस केस में फॉर्मूले में आप देख रहे हो n1 और n2, लेकिन यहाँ पर n1 और n2 यानी दोनों ही जो सैंपल साइज है वो सेम रहेंगे। क्यों? क्योंकि आपने एक सैंपल लिया है और उसी एक सैंपल पे आप क्या कर रहे हो, एक बार प्री टेस्ट कर रहे हो और एक बार
पोस्ट टेस्ट कर रहे हो, इसलिए जो सैंपल साइज है वो यहाँ पर सेम रहेगा। आगे देखो आप लोग यहाँ पर लिखा भी हुआ है ब्रैकेट में n1 इज इक्वल टू n2 इज इक्वल टू n, या आप कुछ भी लिख सकते हो। यानी जैसे मान लो 50 बच्चे हैं, कोई सिंगल ग्रुप मेथड है, उसमें 50 संख्या दे रखी है, तो बट ऑब्वियस है कि दोनों में क्या होगी, यहाँ पर n1 और n2 दोनों की संख्या कितनी होगी, 50 होगी। क्यों? क्योंकि एक ही सैंपल पे 2 बार टेस्ट को अप्लाई किया गया। ठीक है, यहाँ पर एक चीज और नोट कर लो आप लोग कि यहाँ पर डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे कैलकुलेट करेंगे। हियर डिग्री ऑफ फ्रीडम इज इक्वल टू n-1। n मतलब जो आपका सैंपल साइज है, क्योंकि एक ही ग्रुप है तो एक ग्रुप में जितने भी बच्चे होंगे उसमें से आप क्या करोगे, एक माइनस कर दोगे, तो आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम आ जाएगा। फिर डिग्री ऑफ फ्रीडम और लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस के द्वारा हम क्या करेंगे, टी की वैल्यू देखेंगे। यहाँ तक क्लियर है सबको? यस मैम। ओके, अब ये हो गया सिंगल ग्रुप मेथड में स्टैंडर्ड एरर को कैसे कैलकुलेट किया था। इसी तरह अब हम लोग नेक्स्ट पे आएंगे, मैचिंग। नेक्स्ट आपका तरीका क्या है, मैचिंग बाय पेयर्स इक्विवेलेंट ग्रुप मेथड्स। समतुल्य समूह कैसे, युग्म के मिलान के द्वारा। जब इस तरह से ग्रुप्स का निर्माण किया जाता है जिसमें आप क्या करते हो, युग्म मिलान मतलब कोई जोड़ा है, जैसे यहाँ पर उन्होंने अभी देखा जो हमने चर्चा की अभी पीछे कि 120 IQ के 2 बच्चे हैं, ठीक है, दोनों का एक पेयर है, तो उस पेयर में से एक को हमने किसने भेज दिया, एक्सपेरिमेंटर ने भेज दिया, और एक को कंट्रोल में भेज दिया। ठीक है, इसलिए इसको बोलते हैं मैचिंग बाय पेयर्स इक्विवेलेंट ग्रुप्स मेथड। इस केस में सिग्मा डी की वैल्यू सेम वही रहेगी जो कि अभी आप लोगों ने पहले लिखी है, लेकिन फिर भी एक बार हेडिंग डाल के आप लोग इसको नोट कर लो ताकि आगे चल के कंफ्यूजन ना हो। सिग्मा डी इज इक्वल टू, सभी बच्चे अपनी कॉपी में इसको बकायदा हेडिंग डाल के नोट करेंगे। सिग्मा डी इज इक्वल टू अंडर रूट सिग्मा m1 स्क्वायर प्लस सिग्मा m2 स्क्वायर माइनस 2r सिग्मा m1 सिग्मा m2। इसका मतलब 2r क्या मतलब, 2 इंटू आर इंटू सिग्मा m1 इंटू सिग्मा m2। ठीक, सिग्मा m1 कैसे कैलकुलेट करोगे, सेम वैसे ही कैलकुलेट करोगे जैसा हमने प्रीवियस केस में कैलकुलेट किया था। सिग्मा m1 इज इक्वल टू सिग्मा 1 अपॉन रूट n1, सिग्मा m2 इज इक्वल टू सिग्मा 2 अपॉन रूट n2। अब आप लोग ये बताओ, इस केस में तो 2 सैंपल हैं, ठीक है, यहाँ पर n1 n2 की वैल्यू क्या होगी, डिफरेंट होगी मैम। अच्छा, वीरेंद्र बोल रहे हैं यहाँ पर n1 n2 की वैल्यू डिफरेंट होगी। कितने लोग वीरेंद्र के साथ हैं? सर मैम डिफरेंट होगी। आस्था कह रही डिफरेंट होगी, वीरेंद्र कह रहे डिफरेंट होगी। आलोक आप क्या बोल रहे हो? आलोक मैम यहाँ पे भी डिफरेंट होगा। अच्छा, अब ये पहले सोच लो कि इक्विवेलेंट ग्रुप मेथड बाय मैचिंग ऑफ पेयर्स में हम करते क्या है। एक बार रिकॉल कर लो, मैंने अभी इस ग्रुप में क्या बताया, आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि आप लोग आंसर जो दे रहे हो वो सही है कि नहीं है। नया ये इसमें हम इक्विवेलेंट ग्रुप कैसे बनाते हैं इस मेथड में। आस्था डिफरेंट क्यों होगी? मैम इसमें ग्रुप जो है ना वो अलग अलग है, इस वजह से इसमें अलग अलग होगी मैम। ठीक है, ग्रुप्स तो अलग है, ग्रुप्स अलग है, ठीक है, बिल्कुल सही बोल रहे हो आप, लेकिन इन ग्रुप्स का फॉर्मेशन कैसे हुआ है? मैम अगर पेयर्स हैं तो फिर तो सेम होगी, अगर पेयर हैं तो। लक्ष्मी आपकी आवाज सही से नहीं आ रही बेटा। नेहा बताओ मुझे। मैम इसमें सिलेक्शन जो हमने किया ना ग्रुप में, जो हमने सिलेक्शन किया है ग्रुप्स में, वो कैसे किया है? 2 ग्रुप तो लिए ही डेफिनेट है। हाँ नेहा बताओ, अब मुझे पूछना है सब बच्चों से। देखो, अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो यहाँ पर आप आंसर दे दोगे। ये जो बच्चे आप लोग बता रहे हो ना डिफरेंट है, तो वो रॉन्ग आंसर है। अब क्यों है उसका पता आप ही मुझे बताओगे, क्योंकि तभी मुझे पता चल पाएगा कि आपने कॉन्सेप्ट को समझा है या नहीं है। मैम इक्विवेलेंट ग्रुप हैं लेकिन पेयर्स हैं तो इस वजह से सेम होंगे। हाँ, तो अब हाँ संजय बताइए। मैम
जी मैम। मैम अगर एक ग्रुप में हाई इंटेलिजेंस के हैं तो उस और दूसरे ग्रुप में भी हाई इंटेलिजेंस के दो दो हैं उसमें, तो दो उसमें भी रखना पड़ेगा हाई इंटेलिजेंस के। अगर लो इंटेलिजेंस के मतलब एक ग्रुप में है उसमें भी लो इंटेलिजेंस के बच्चों को रखना पड़ेगा। बिल्कुल सही संजय, समझ गए थोड़ा सा। आस्था, अब मुझे आप बताओ, आपने पहले डिफरेंट बोला था, अब सेम क्यों बोल रहे हो? मैम वो पेयर्स वाली बात दिमाग से निकल गई थी। है ना। देखो इस केस में क्या कर रहे हो आप, जैसे पहले तो ये समझ लो कि इसमें जो दो ग्रुप्स तो हमें दिख रहे हैं, ठीक है, दो ग्रुप्स तो हमें दिख रहे हैं, लेकिन उन दो ग्रुप्स का फॉर्मेशन कैसे हुआ है? हमने बोला ना कि हमने क्या किया, जैसे हम फॉर एग्जांपल बात करें कि हम इंटेलिजेंस पे मैच कर रहे हैं बच्चों को, तो हमने क्या किया, जैसे 110 आईक्यू स्कोर पाने वाले दो बच्चे थे, उन दो बच्चों में से एक को हमने एक्सपेरिमेंटल में भेज रहे हैं और एक को हम कंट्रोल में भेज रहे हैं। इसी तरह किसी और आईक्यू के करस्पॉन्डिंग एक बच्चे को हमने किसमें भेजा, एक्सपेरिमेंटल में भेजा, और एक को कंट्रोल में भेजा। यानी जितने बच्चे हमने एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में भेजे हैं डिफरेंट डिफरेंट आईक्यूज के, उन्हीं सेम आईक्यू के करस्पॉन्डिंग दूसरे बच्चे हमने किसमें भेजे हैं, कंट्रोल ग्रुप में। तो अगर आपने एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में 20 बच्चे रखे हैं तो उन 20 बच्चों की आईक्यू के करस्पॉन्डिंग, मतलब करस्पॉन्डिंग का मतलब यहाँ पर क्या है, जैसे मान लो 20 बच्चे हैं, 20 बच्चों में से मान लो पहले 4 लोगों की आईक्यू है 110, 115, 120, 90, ठीक है। तो कंट्रोल ग्रुप में भी 20 बच्चों में से पहले 4 बच्चे कैसे होंगे, 110, 115, 120, 90, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में हर आईक्यू स्कोर के जितने बच्चे हैं उतने ही बच्चे आपको कंट्रोल ग्रुप में रखने पड़ेंगे, तभी हम कह सकते हैं कि वो इक्विवेलेंट ग्रुप मेथड्स, इक्विवेलेंट मैम ग्रुप हमें बन इसमें ये गया। चीज समझ में आ पा रही थी कि जैसे कि हाँ हमने जो आपको बताया कि डिफरेंट हो गए, तो ये जो पेयर्स है ना, तो हमने ये समझा कि जो इंटेलिजेंस के जो भी है, जैसे कि एक जो बच्चा जो हमारा हायर पे इंटेलिजेंस की, एक की ठीक है, कम है, उस वजह से हम बता रहे थे आपको कि ये पेयर्स मतलब अलग अलग अब होंगे। क्लियर हो गया सबको? यस मैम, अब क्लियर हो गया। ओके। अब हम लोग लास्ट पे आते हैं। लास्ट आपका क्या है, लास्ट आपने देखा इक्विवेलेंट ग्रुप मेथड और मेथड ऑफ ग्रुप इक्विवेलेंस बाय मैचिंग ऑफ मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। जब दोनों ही ऊपर के हम लोग तरीके नहीं अपना पाते हैं, तो उस केस में हम क्या करते हैं, कोई भी दो ऐसे ग्रुप्स लेते हैं जिनका मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन क्या वो सेम हो जाए। यानी एक ग्रुप का मीन मान लो 10 है और स्टैंडर्ड डेविएशन मान लो 4 है, 4.8 समथिंग है, और ऐसे कोई दूसरा ग्रुप है जिसका मीन 10 और स्टैंडर्ड डेविएशन 4.8 आ रहा है, तो हम क्या करते हैं, फिर उन दोनों ग्रुप्स को इक्विवेलेंट मानते हैं और फिर उन दोनों पर टी टेस्ट को अप्लाई करना होता है हमें। तो हम सिग्मा डी के लिए ये फॉर्मूला यूज करते हैं। इसे आप नोट कर सकते हो, विथ हेडिंग आप लोग नोट करना तो कि कहीं भी कंफ्यूजन ना रहे। सिग्मा डी इज इक्वल टू अंडर रूट, फिर अंडर रूट के अंदर भी आपको क्या करना है, एक बड़ा ब्रैकेट लगाना है। ब्रैकेट के अंदर आप लोग लिखोगे सिग्मा m1 स्क्वायर प्लस सिग्मा m2 स्क्वायर, ठीक है। ब्रैकेट सिग्मा m1 स्क्वायर प्लस सिग्मा m2 स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज इनटू, फिर ब्रैकेट ओपन होगा 1 माइनस आर स्क्वायर, जहां आर आपका क्या है, कोरिलेशन कोफिशिएंट बिटवीन टू ग्रुप्स है। कोरिलेशन कोफिशिएंट है मतलब दो ग्रुप्स के बीच में कोरिलेशन हम लोग जब देखते हैं, कोफिशिएंट की वैल्यू यहाँ पर आर स्मॉल आर दे रखी है आपको। 1 माइनस आर स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, यानी सिग्मा m1 स्क्वायर और सिग्मा m2 स्क्वायर को आप लोग क्या करोगे, ऐड करोगे और किससे मल्टीप्लाई करोगे, 1 माइनस आर स्क्वायर से, फिर उसको अंडर रूट करोगे तो आपको क्या वैल्यू मिल जाएगी, सिग्मा डी की। अब इस केस में डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है, अच्छा आप ये जान लो, सिग्मा m1 और सिग्मा m2 की वैल्यू सेम वैसे ही कैलकुलेट की जाएगी जैसे हमने पिछले उसमें की है। सिग्मा m1 की वैल्यू सिंपली क्या हो जाएगी, सिग्मा 1 अपॉन रूट n1, सिग्मा m2 इज इक्वल टू सिग्मा 2 अपॉन रूट n2। उसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे, बस सिग्मा डी का जो फॉर्मूला है वो चेंज हो गया। यहाँ पर एक चीज और चेंज हो गई है, डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होती है, बेसिकली आप लोग याला सिंपली लिखना चाहो तो लिख सकते हो n1 प्लस n2 माइनस 2, यानी पहला सैंपल का जो साइज है, यानी पहले ग्रुप में अगर 10 बच्चे हैं तो यहाँ पर 10 लिखोगे, दूसरे ग्रुप में मान लो 15 बच्चे हैं तो यहाँ पर n2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 15, 10 प्लस 15 माइनस 2, यानी 25 माइनस 2 23। तो अगर आपके पास कोई दो ग्रुप्स हैं जिसमें एक में 10 बच्चे हैं, एक में 15 बच्चे हैं मान लीजिए,
और आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम कैलकुलेट करनी है इस मेथड के अंदर में। तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे, दोनों ही सैंपल के साइजेस को प्लस कर दोगे और उसमें से 2 माइनस कर दोगे। यहाँ पर डिग्री ऑफ फ्रीडम में किसी को कुछ दिक्कत है, कोई क्वेरी है तो पूछ सकता है अभी। नो मैम। मैम इसमें सैंपल साइज जो होंगे वो अलग अलग होंगे ना मैम? हाँ देखो इसमें, क्योंकि इसमें हम क्या करें, हम दो सिंपली ग्रुप ऐसे सिलेक्ट कर रहे हैं जिसका मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन सेम है। हमें यहाँ पर इस बात से मतलब नहीं है कि एक ग्रुप में कितने बच्चे दूसरे ग्रुप में कितने बच्चे, ये हमारा सिंपली मतलब कंसर्न किससे है कि दोनों ही ग्रुप के जो मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन है वो इक्विवेलेंट होने चाहिए या स्टैटिस्टिकली इक्वल होने चाहिए। ठीक है, दोनों का मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन अगर सेम है तो हम उन दोनों ग्रुप्स को समतुल्य समूह मानेंगे और फिर उस पर डिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट को अप्लाई करेंगे। तो आज के लिए मुझे लगता है यहाँ तक काफी है। फॉर्मूलेस को ध्यान में रखोगे, कहीं भी कोई क्वेरीज होती है तो कल मुझसे जब कल क्लास होगी तो हम आपसे डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद हम लोग जो मैंने 3 ग्रुप्स आपको बताए हैं उन सभी ग्रुप से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल्स हम लोग कर लेंगे ताकि हमें अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाए कि आखिर कैसे टेस्ट किया जाता है इन ग्रुप्स के अंडर में। ओके क्लास, थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। तो थैंक यू मैम। थैंक यू Thank मैम। you, ma'am. ओके क्लास, थैंक यू आप लोग का भी कि अच्छे से समझ रहे हो आप लोग। कोई भी क्वेरी होती है तो आप लोग आज की क्वेरी या परसों की क्वेरी तो नेक्स्ट क्लास में पूछ सकते हो, क्योंकि ये सभी चीजें आपकी डिसर्टेशन में बहुत हेल्पफुल होंगी। थैंक यू क्लास। थैंक यू। थैंक यू मैम।